गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो अगली यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग और उसके चैप्टर मनी को आज हम शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में हम जानेंगे मनी के उत्पत्ति के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसके फंक्शन जो कार्य हैं उनके बारे में, साथ ही साथ समझेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या कमियां थी और मुद्रा ने उनको किस प्रकार से जो भी कमी थी दूर किया, और भी अन्य चीज़ों के बारे में। ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए अन्य चैप्टरों को समझने में जो इकोनॉमिक्स के हैं, और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप अच्छे से इस चैप्टर के माध्यम से समझ पाएंगे। तो चलते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में व्यक्ति की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी, फिर भी वो आवश्यकता की सारी वस्तुओं को उत्पादित नहीं कर पाता था, यानी उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। वो कुछ वस्तुएं तो अपनी आवश्यकता की उत्पादित कर लेता था, लेकिन कुछ वस्तुओं को वो अन्य व्यक्तियों से प्राप्त करता था, जिसकी वजह से यहाँ उत्पत्ति होती है किसकी, अंतर निर्भरता की, यानी एक दूसरे पर निर्भरता। और उस निर्भरता की वजह से व्यक्ति क्या करता था, विनिमय करता था, एक्सचेंज करता था। यानी अगर व्यक्ति के पास कुछ चीज़ों का आधिक्य है और कुछ चीज़ों की उसे ज़रूरत है या उसके पास है नहीं या कम है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता था, जो आधिक्य वाली वस्तुएं होती थी उनको दूसरों को दे देता था, और जो ज़रूरत वाली वस्तुएं होती थी वो दूसरों से उनके बदले में ले लेता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति एक साथ दो क्रियाओं को करता था, सेल एंड परचेज, यानी क्रय और विक्रय की। क्रय कब, जब वो दूसरों से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को लेता था, और विक्रय कब, जब वो जो आधिक्य वाली वस्तु है उसके पास ज़्यादा है उस वस्तु को दूसरों को देता था। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए के पास चावल का आधिक्य है और गेहूं की कमी है या उसे गेहूं की ज़रूरत है, और बी के पास गेहूं का आधिक्य है और उसे चावल की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसके पास या तो है नहीं है या कम है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों व्यक्ति आपस में जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनको आधिक्य वाली वस्तुओं से अदला बदली कर लेंगे। लेकिन इस संबंधित जो भी आपकी यहाँ एक्टिविटी हुई है उसमें एक समस्या उत्पन्न होती है कि एक ही साथ ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही कठिन होता था कि उसे भी उस चीज़ की ज़रूरत है, उस कमोडिटी की ज़रूरत है जो हमारे पास ज़्यादा हो, और हमें उस चीज़ की जो ज़रूरत है वो उसके पास ज़्यादा हो। तो इस तरह की समस्या जो उत्पन्न होती है इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस, यानी दोहरे संयोग की आवश्यकता। तो इस समस्या से बचने के लिए भी मनी की उत्पत्ति होती है। और हम यहाँ देखते हैं कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती गईं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हुआ, जो दोहरा संयोग की समस्या है वो बहुत ही विकराल रूप लेने लगी, और जो बार्टर सिस्टम था, वह वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वो क्या हो गई, अकुशल सिद्ध हो गई, अकुशल यानी इनएफिशिएंट हो गई। तो इसकी वजह से एक नए सिस्टम की उत्पत्ति होती है, और वही सिस्टम कौन है, मॉनेटरी सिस्टम, या जहाँ पर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, विनिमय के लिए। पहले किस तरह की इकोनॉमी थी, सीसी इकोनॉमी थी, यानी कमोडिटी कमोडिटी, यहाँ सी का मतलब क्या है, कमोडिटी। तो कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी यानी वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी। लेकिन वो इसके बाद किसका जन्म होता है, वो होता है मॉनेटरी इकोनॉमी, यानी जो भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था है वहाँ पर वस्तु के बदले में किसको यूज किया जाता है, मुद्रा को। मुद्रा को यहाँ विनिमय के तौर पर उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ मनी, यानी जो मुद्रा का अर्थ है उसको जानेंगे। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा दी है, कुछ ने व्यापक रूप से इसको परिभाषित किया, जबकि कुछ ने इसको नैरो रूप यानी संकीर्ण रूप से परिभाषित किया। तो आइए समझते हैं कुछ अर्थशास्त्रियों की जो उन्होंने डिफिनीशन दी है उसको। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉकर,
जो बाकर हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा है, मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोई स्पेशल कमोडिटी ही मुद्रा हो सकती है, उन्होंने ये कह दिया है कि कुछ भी चीज़ जो मुद्रा का कार्य कर रही है वो क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा के कार्यों के आधार पर इन्होंने मुद्रा को परिभाषित किया है, और वो वस्तु कुछ भी हो सकती है मुद्रा होने के लिए, बस उसको क्या होना चाहिए कि वो मुद्रा के कार्य करे। जैसे मुद्रा के कार्य आपको बताया कि एक्सचेंज में मददगार हो, एक्सचेंज करे, इसके साथ साथ और भी अन्य जो कार्य हैं जो उसको हम आगे समझेंगे वो करे, तो वो क्या है, मनी है, यानी मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। इसके साथ आगे अगले जो अर्थशास्त्री हैं उनको उनके द्वारा जो दी गई परिभाषा उसको भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्राउदर, anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time act as a measure and as a store of value, कोई भी चीज़ यानी एनीथिंग जो सामान्य रूप से क्या की जा रही है, स्वीकार की जा रही है, किसके रूप में, मीन्स ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय के माध्यम के रूप में, एंड साथ ही साथ किसके रूप में, उसी समय एक्ट एज ए मेजर एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, साथ ही साथ मापन के रूप में और स्टोर संचय के रूप में। जब कोई चीज़ की है इस तरह से कार्य कर रही है, कोई भी चीज़ हो चाहे वो कुछ भी हो सकती है, वो क्या कर रही हो, विनिमय का काम कर रही हो, इसके साथ साथ मापन का काम कर रही हो और संचय का काम कर रही हो, तो उस संबंधित चीज़ को क्या नाम दिया जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, उसको नाम देंगे हम मनी। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनी क्या है, यानी मनी को डिफाइन कर सकते हैं, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि मनी कोई भी चीज़ हो सकती है और वो क्या काम करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में काम करे। इसके साथ साथ वो वस्तुओं की जो भी मापन होता है कि अपने में उसका मूल्य बताए, यानी इसी को कहेंगे मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करे। इसी के साथ स्टोर ऑफ वैल्यू यानी संचय के रूप में, जो भी मूल्य है उसके संचय के रूप में काम करे, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का काम करे, जो भविष्य में भुगतान किए जाते हैं उनका भी कार्य अगर मुद्रा करे, तो इस तरह से हम मुद्रा को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो इसको डिफाइन किया गया वो जनरली इसके कार्यों के आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में कि मुद्रा में क्या क्या जो भी विशेषता हैं वो होती हैं, उनको समझते हैं एक एक करके। पहला है इसका जो फीचर वो है लिक्विडिटी यानी तरलता। तो तरलता का यहाँ मतलब है कि जो मनी है वो किसी भी कमोडिटी को या सर्विस को परचेज करने में मददगार होगी, यानी उससे उन चीज़ों को परचेज किया जा सकता है और वो बिना किसी अपने स्वयं के मूल्य में नुकसान किए अन्य चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, जो भी फीचर है इसका वो लिक्विडिटी तरलता बोला जाता है। यहाँ तरलता का मतलब जिस प्रकार पानी होता है ना कि वो किसी का भी रूप धारण कर लेता है, तो उसी प्रकार यहाँ मनी है वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है बिना अपने मूल्य को कम किए बिना। तो इसके बाद जो दूसरा इसका फीचर है वो है टूल ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो लेन देन होते हैं उसके उपकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है एक्सेप्टेबिलिटी, जो स्वीकारता है, जैसे अभी हमने डिफिनीशन में भी देखा है। तो इसको स्वीकार किया जाता है, इसमें को स्वीकार करने से मना नहीं कोई करता है। अगर इस तरह से गुण है कि कोई व्यक्ति मना नहीं कर रहा है और उसको ले रहा है उस लेन देन में, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी। और ये किसका फीचर है, ये है आपका मनी का और फीचर मुद्रा का फीचर। अब हम समझते हैं वाटर सिस्टम को कि ये क्या है और इसकी जो समस्याएं थीं वो किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से, मनी के माध्यम से दूर की गई। तो इसको समझते हैं।
इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जो बार्टर सिस्टम था वो क्या था, जब विनिमय होता था वस्तु के बदले वस्तु, तो उसको हम किस तरह के सिस्टम का नाम देते हैं, बार्टर सिस्टम का नाम देते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आप देखते हैं इसकी लिमिटेशन और इसके साथ साथ इसको जो दूर किया गया, जो भी कमियां थी उसके बारे में जानते हैं, यानी देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले जो इसकी लिमिटेशन है वो है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो दोहरा आवश्यकता की का दोहरा संयोग है, जैसे जिसे हमने अभी एक जो उदाहरण लिया था ए और बी व्यक्ति का, कि एक के पास चावल अधिक है और एक के पास क्या है, गेहूं अधिक है, लेकिन एक के पास चावल की कमी है और दूसरे के पास क्या कमी है, गेहूं की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वो आपस में क्या कर लेते हैं, जो चीज़ अधिक है उसको दे देते हैं और जो चीज़ कम है उसको ले लेते हैं। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो जब आवश्यकताएं बढ़ती गई, पहले तो व्यक्तियों की कम आवश्यकता होती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली वो अच्छे से कार्य कर लेती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यकता बढ़ने से, यानी कई प्रकार की वस्तुएं आ जाने की वजह से, इस तरह से उस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाता था जिसको हमारी वस्तु की आवश्यकता हो, साथ ही साथ जो हमें ज़रूरत है वो वस्तु उसके पास भी उपलब्ध हो और वो देने को भी तैयार हो। तो ये समस्या मुद्रा के आने के बाद से दूर हो गई, क्योंकि पहले क्रय और विक्रय की जो एक्टिविटी होती थी, एक व्यक्ति एक साथ करता था कि कुछ खरीदता था सामने वाले से और कुछ उसको देता भी था। लेकिन मुद्रा के आ जाने की वजह से क्रय और विक्रय यानी सेल और परचेज की एक्टिविटी अलग होने की वजह से क्या हुआ कि ये दोहरा संयोग था उसको खत्म ही कर दिया। वो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ चावल की मात्रा अधिक है और हमें ज़रूरत है गेहूं की, तो हम बाज़ार में जाकर चावल को बेच देंगे और उसके बदले में क्या ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, और फिर कहीं भी जाकर उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जिसके पास गेहूं ज़्यादा है और उसको पैसे देकर गेहूं को परचेज कर लेंगे। तो इस तरह से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स की समस्या थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई मुद्रा की उत्पत्ति के साथ ही। इसके बाद दूसरी जो इसकी कमी है, लिमिटेशन है, वो है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। यानी जो भी मापन की सामान्य इकाई है मेजरमेंट की, वो नहीं थी किसके समय, बार्टर सिस्टम में। वो ना होने की वजह से बहुत ही समस्याएं होती थी। जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि ये गाय की कीमत कितनी होगी, तो इसको अब बार्टर सिस्टम में हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 2 बकरियां, 3 मुर्गियां, 4 जो भी हैं आपकी अन्य चीज़ें जैसे 4 बतख। तो इस प्रकार से जो सामान्य इकाई ना होने की वजह से मापन की बहुत ही समस्या उत्पन्न होती थी, और उस समस्या को किसने दूर किया, मनी ने दूर किया। और वो किस प्रकार से, वो उसने किया एक लेखा की इकाई होने की वजह से, यानी अकाउंटिंग की यूनिट होने की वजह से अब हम मुद्रा के माध्यम से सब जो भी कम्युनिटी हैं उनकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाय है 5,000 रुपये की, बकरी है 2,000 रुपये की, या जो मुर्गी है वो है 500 रुपये की। तो इस प्रकार से अलग अलग कमोडिटी की एक ही सामान्य इकाई ने क्या कर दिया, वैल्यू को माप दिया। इसकी वजह से जो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की समस्या थी वो किसके माध्यम से दूर हो गई, ये हो गई आपकी बिल्कुल सही मनी के माध्यम से, मुद्रा के आ जाने की वजह से। तो याद रखेंगे कि जो शुरुआती विकास हुआ था मनी का वो एक्सचेंज के लिए हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ उसके और भी अन्य बहुत से कार्य होने लगे, उसके द्वारा और भी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जाने लगे। अब हम देखते हैं वाटर सिस्टम की तीसरी जो भी कमी है उसको, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये आपकी तीसरी कमी, और इसको भी हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आपने एक किसी व्यक्ति को कार्य पे लगाया, संविदा पे लगाया, और आप उसका पेमेंट करेंगे भविष्य में। तो ऐसी स्थिति में अगर वाटर सिस्टम है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि चावल ले लेना, दाल ले लेना, या कह सकते हैं सब्जी ले लेना। तो इस तरह से उससे परेशानी उत्पन्न होगी। लेकिन मुद्रा के आ जाने की वजह से इस तरह की जो परेशानी हुई वो भी दूर हो गई। वो किस प्रकार से दूर हो गई, वो हो गई कि उसको एक कह सकते हैं कि आपको हम 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से लगा रहे हैं, और जब उसका
कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम भविष्य में उस पैसे को उसको दे देंगे। अब अगली जो इसकी समस्या है वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो शुरुआत में जो भी संचय किया जाता था वस्तुओं का, अगर वो ज़्यादा उत्पादित हो गई हैं तो उनको वस्तु रूप में ही किया जाता था। इस स्थिति में क्या होता था कि कुछ होती थी नष्ट होने वाली वस्तुएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि समय के साथ साथ वो खराब हो जाएंगी, तो उसकी वजह से वैल्यू खत्म हो जाएगी उनकी, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत ही परेशानी होती थी। क्योंकि मान लीजिए आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो आपके पास बहुत सारी गाय हैं, तो उनको ले जाएंगे तो हो सकता है रास्ते में ही कुछ खत्म हो जाए, और उनके रख रखाव में भी बहुत दिक्कत होती थी कि उनको रखें, तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती थी। लेकिन जब मुद्रा की उत्पत्ति हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया मुद्रा में, और अब मुद्रा को रख लिया संचय करके, उसको ले जाने में भी दिक्कत नहीं है ज़्यादा, और साथ ही साथ स्टोर करने पर उसके मूल्य में भी कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ही साथ ये लिमिटेशन जो दी हैं उनको वो भी समझ गए कि क्या लिमिटेशन है किसकी, वाटर सिस्टम की, और साथ ही साथ हमने देख लिया कि इनको दूर करने में किस प्रकार से मुद्रा ने अपना योगदान दिया या महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आगे की जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हैं। अब समझते हैं हम फंक्शंस ऑफ मनी। तो अभी हम लोगों ने जो डिफिनीशन में फंक्शन समझे कि जो मनी की डिफिनीशन दी गई वो जनरली उसके फंक्शंस के बेसिस पे दी गई है। इसी के साथ साथ हमने जो भी बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी उनको दूर करने में मनी का योगदान देखा। तो वही चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल रही हैं, फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य में। तो इसको हम समझते हैं। पहला जो कार्य मुद्रा का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम, यानी लेन देन में योगदान देता है। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, तो जो अन्य चीज़ें हैं उनका मूल्य हम किस में, सामान्य इकाई में मापते हैं, वो मुद्रा में मापते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि गाय इतने रुपए की, बकरी इतने रुपए की, मुर्गी इतने रुपए की। और अगला जो है स्टोर ऑफ वैल्यू, हम जो भी आपकी अधिक कमोडिटी है उनको बेचकर मुद्रा के रूप में भविष्य के लिए भी वैल्यू को संचय करके रख सकते हैं। तो ये वैल्यू का संचय कहना भी मुद्रा का कार्य है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफरेट पेमेंट, जो भविष्य में भुगतान किए जाते हैं, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल समझा एक व्यक्ति को अपने यहाँ कार्य पर रखने के माध्यम से, तो वो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफरेड पेमेंट। अगला है कंटेंजेंसी फंक्शंस ऑफ मनी। तो जो मनी के कंटेंजेंसी फंक्शंस हैं तो उनको भी समझ लेते हैं, यानी और भी अन्य कार्य जो भी आपके यहाँ पर जो कार्य दिए उसके अलावा भी हैं, तो उनको देखते हैं एक एक करके। तो मुद्रा के सहायक कार्य समझते हैं। तो सबसे पहला जो सहायक कार्य है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता है वो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होता है, समग्र रूप से होता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि उसका जो मूल्य होगा, अब समस्या आती है कि उस मूल्य को हम किस प्रकार से जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करें। तो वो कार्य किसके माध्यम से संपन्न हो पाता है, बिल्कुल सही, मुद्रा के माध्यम से संपन्न हो पाता है कि किसको कितना मिलेगा। जैसे वेजेज, लेबर के बदले में आपका और भी अन्य जो भी साधन है, जैसे कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट्स के बदले में रेंट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर वाली जो गुड है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके बदले में क्या मिलेगा, सही, प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल सही। अब अगला है जो है बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो साख सृजन किया जाता है कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा, क्रेडिट क्रिएशन, तो उसका आधार भी मुद्रा ही है, क्योंकि मुद्रा जब वो रखती है उसी के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन होता है। व्यक्तियों के पास जो अतिरिक्त मुद्रा संचित हो जाती है वो बैंकों में जमा करती हैं, और उस जमा के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा किया जाता है, बैंकों के द्वारा, कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर हैं तो वो भी अपना अधिकतम संतुष्टि चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो भी मुद्रा के मामले में अपना जो भी वस्तु से अंतिम जो वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है उससे तुलना करके अपना अधिकतम संतुष्टिकरण करता है, और इसी के साथ साथ जो उत्पादक है वो भी
जो उत्पादन का साधन है, फैक्टर ऑफ पेमेंट है, उसकी सीमांत उपयोगिता से तुलना करके अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करता है, अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ मुद्रा ही कार्य करती है मेजरमेंट का। और अगला है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो जो मुद्रा है, मनी है, वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो पूंजी है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, और कम उत्पादक जगह से कैपिटल को ज़्यादा उत्पादक जगह जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर भेजा जा सकता है। और अगला जो आपका पॉइंट है वो है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। तो जो दिवालिया वाला है वो किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को तब तक दिवालिया नहीं घोषित किया जा सकता है जब तक कि उसके पास जो उसकी देनदारी है उससे ज़्यादा उसके पास पैसा रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो गारंटी दे रहा है उसकी दिवालियापन की, यानी सॉल्वेंसी से, कि उसको दिवालिया तब तक नहीं घोषित कर सकते जब तक कि उससे अधिक उसके पास मुद्रा रखी हुई। इसके साथ साथ कंपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आकस्मिक आवश्यकता हैं उसके लिए भी वो पर्याप्त रूप से मुद्रा को संचित करके रखती हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है हमें पढ़ना है वो क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इसको हम लोग समझते हैं। समय, स्थान और परिस्थितियों के द्वारा मुद्रा का विभिन्न अवस्थाओं में विकास हुआ। तो उनको समझते हैं। सबसे पहला है कमोडिटी मनी, जो वस्तु मुद्रा है वो। तो शुरुआती समय में मुद्रा थी जो है वो वस्तु के रूप में प्रयोग होती थी, कि सभी द्वारा सामान्य स्वीकृति थी उस संबंधित वस्तु के लिए। जैसे मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे अनाज हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, या फल हो सकता है, या कौड़ी हो सकती है, या मान लीजिए कोई चमड़े का टुकड़ा हो सकता है, या गाय हो सकता है। तो शुरुआत में कमोडिटी मनी थी। उसके बाद इसमें क्योंकि परेशानी होती थी, इसमें खराब हो सकती थी समय के साथ, तो अगला जो आया वो आया मेटालिक मनी। उसके बाद यानी धातु मुद्रा। तो जो धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, इनकी मुद्राओं को बनाया गया और इसी को यूज किया गया लेन देन के लिए और संचय के लिए और अन्य जो मुद्रा इकाई है उनके लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी धातु मुद्रा थी उसमें ये परेशानी होती थी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती थी, इसी के साथ साथ खतरा रहता था। तो क्योंकि कोई चुरा लेता था, इससे दिक्कत होती थी। और इस समस्या से बचने के लिए क्या हुआ, पेपर मनी जो भी आपकी कागज मुद्रा है उसका जन्म हुआ। और कागज को ले आने में भी दिक्कत नहीं होती थी। और इसी के साथ साथ इसमें जो धातु का मूल्य है वो भी कम नहीं होता था, क्योंकि इसमें कागज पुराना हो जाएगा तो नया चेंज कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो कागज मुद्रा है उसके साथ ही साथ क्या हुआ, क्रेडिट मनी का जन्म हुआ, विकास हुआ। क्योंकि जो भी ये जो पेपर मनी है ये जनरली सेंट्रल बैंक होती है जो किसी देश के, उसके माध्यम से चलती है, वही इसको छापती है। तो जब व्यक्तियों के पास इस तरह की मुद्रा रहती है तो वो कुछ मुद्रा को बैंक में जमा करती है और उसी के आधार पर बैंक अपनी बैंक मुद्रा को छापती है। जैसे चेक, तो चेक वास्तव में मुद्रा नहीं है, फिर भी वो मुद्रा की तरह कार्य करता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, साख मुद्रा नाम देते हैं। और अगला जो अब हो गया है वो क्या हो गया, प्लास्टिक मनी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो प्लास्टिक मनी, उसको लेकर आप कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुद्रा का लगातार विकास होता जा रहा है। तो इस प्रकार से मुद्रा लगातार अपना रूप, परिस्थिति, समय और स्थान के आधार पर बदलती रहती है, उसका विकास होता रहता है। अब हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मुद्रा के रूप या उसी के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है वो है फैट मनी एंड फिडुशियरी मनी। इसको हम बोलते हैं न्यास मुद्रा और कौन सी मुद्रा, आदेश मुद्रा। तो ये है आपकी आदेश मुद्रा और ये कौन सी है, ये है आपकी न्यास मुद्रा। तो इनको समझते हैं ये क्या होती हैं। ये आपका जो दिया हुआ है फेट मनी, इसको समझते हैं पहले। इट रिफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाई अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी यह मुद्रा सरकार के आदेश के द्वारा इशू की जाती है, चलाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें कानूनी बाध्यता होती है। कोई भी व्यक्ति इस तरह की मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। जैसे जो भी आपकी रिजर्व बैंक है, आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा जो नोट्स चलाई जाती हैं वो कैसी मनी है, फिएट मनी है, आदेश मुद्रा है। इसके पीछे सरकार का आदेश रहता है और इसके साथ ही साथ कानूनी बाध्यता रहती है कि कोई भी भुगतान के माध्यम के लिए इसको लेने से मना नहीं कर सकता। और दूसरी कौन सी है, फिड्यूसरी मनी यानी न्यास मुद्रा। और ये जो न्यास मुद्रा होती है ये किस पर चलती है, विश्वास पर चलती है, लेने देने वाले पर के विश्वास पे कि जो देने वाला है उस पर विश्वास करता है जो ले रहा है मुद्रा को। तो इसको समझते हैं, इट दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। ये एक्सचेंज के रूप में इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि जो ट्रस्ट है, विश्वास है, किसके बीच में, पेयर और पेई यानी देने वाले और लेने वाले के बीच में, कि सामने वाला जो दे रहा है वो सही होगा। तो इस तरह से जैसे उदाहरण स्वरूप आपका जो बैंक का चेक है तो वो किस तरह से की मनी है, वो है फिड्यूसरी मनी। उसमें किसी तरह की सरकार की जो भी आदेश नहीं रहता, उसकी बाध्यता नहीं होती है कि आपको बाध्य करे कि वो चेक को ले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक है आदेश मुद्रा जिसमें सरकार की बाध्यता रहती है कि आपको लेना ही पड़ेगा, सरकार का आदेश रहता है। और इसके साथ साथ दूसरी है न्यास मुद्रा जो विश्वास पर आधारित होती है, जैसे कि जो भी आपकी बैंक हैं उनका चेक। अब एक अन्य प्रकार से भी इसको हम बांट सकते हैं और वो है, बांटा जाता है इसको, क्या है, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी यानी पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। तो इसको समझते हैं, सबसे पहले पूर्णकाय मुद्रा को समझते हैं। तो एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल, कोई भी मुद्रा की इकाई जिसकी फेस वैल्यू जो उस पर लिखा हुआ है और इंट्रेंसिक वैल्यू जो उसकी आंतरिक वैल्यू है, अगर आपस में बराबर हैं तो वो किस तरह की मुद्रा कहलाती है, पूर्णकाय मुद्रा, या उसी को बोलते हैं हम फुल बॉडीड मनी। यानी इसका जो भी कमोडिटी की वैल्यू होती है, कमोडिटी जिससे वो बनी होती है मुद्रा, उसका मूल्य कितने के बराबर होता है, जो उस पर लिखा रहता है, जो भी उस पर लिखा रहता है उसके बराबर होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ब्रिटिश काल में, जब भारत में ब्रिटिश राज्य था, तो उस दौरान चांदी का सिक्का चलता था। तो 1 रुपये जो चांदी का सिक्का था उसकी कीमत जितने का वो बना हुआ था उस कमोडिटी के बाजार मूल्य के बराबर थी। यानी उस चांदी के सिक्कों को अगर पिघलाकर बाजार में बेचा जाए तो वो उस चांदी का मूल्य भी कितने के बराबर होता था, उस सिक्के के ही बराबर होता था। तो जब संबंधित धातु या कमोडिटी का मूल्य उस पे लिखे मूल्य के, यानी जो मॉनेटरी वैल्यू है उस पे, मौद्रिक मूल्य है उसके बराबर हो, उसकी धातु मूल्य के बराबर, तब वो किस तरह की मनी कहलाती है, वो कहलाती है फुल बॉडीड मनी। और अब दूसरी मनी की बात करते हैं और वो है हमारा क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। तो इसको समझते हैं, इट रेफर्स टू द मनी हुज इंट्रेंसिक वैल्यू, जिसको कमोडिटी वैल्यू भी बोलते हैं, इट इज ए मच लोअर देन इट फेस वैल्यू। यानी जो भी उस पर लिखी वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जबकि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू या आंतरिक मूल्य होता है, जो कमोडिटी का मूल्य होता है, वो बहुत कम होता है। जैसे कि वर्तमान में चलने वाले सिक्के ले सकते हैं, जैसे 5 रुपये का सिक्का हो गया, तो उसका जो भी उस पर लिखा हुआ है वो जनरली ज़्यादा होगा उससे जिससे वो बना हुआ है, जिस धातु से वो बना हुआ है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो आजकल व्यक्ति कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे कि वो उनको पिघला के अगर बाजार में, सराफा बाजार में बेच सकते हैं। अगर उस धातु के मूल्य की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और उस पर जो लिखा हुआ वैल्यू है वो कम होगी। तो सरकार समय समय पर, जो भी आपने देखा होगा, जो भी सिक्के हैं उनके साइज़ को क्या करती जाती है, छोटा करती जाती है, बिल्कुल सही, ताकि वो किस तरह से बनी रहे, एक तरह से क्रेडिट मनी बनी रहे, कि उस पर जो लिखा है उसका मूल्य ज़्यादा हो और जिस धातु से वो सिक्का बना है उसका मूल्य कम हो उसकी तुलना में। या इसको हम पेपर करेंसी के मामले में भी दे सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, तो 100 रुपये की नोट है, वो उसकी क्या, कौन सी वैल्यू है, मौद्रिक वैल्यू, या इसी को बोलते हैं हम फेस वैल्यू। लेकिन जो 100 रुपये का नोट है जिससे वो बना है, यानी कागज़ से, उसका मूल्य
100 रुपये के बराबर नहीं होगा, वो ना कि मतलब बहुत कम होगा उसका मूल्य, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू। तो जब इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ही कम होती है किसकी तुलना में, जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है जो उस पर लिखा होता है, तो इस तरह की जो भी मनी होती है वो किस प्रकार की कहलाती है, क्रेडिट मनी कहलाती है, साख मनी कहलाती है। तो वर्तमान में जो चलने वाले नोट हैं वो एक प्रकार से साख मनी ही है, क्योंकि उस पर जो लिखा रहता है उसके बराबर उसकी कमोडिटी वैल्यू नहीं होती है। अब हम समझते हैं डिमांड फॉर मनी, यानी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे काम आने वाला है। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो आगे की यूनिट्स हैं और चैप्टर हैं, उनको समझने में ये वाला जो भी आपका कॉन्सेप्ट काम आपको आएगा। तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो भी मोटिव है डिमांड करने का, मांग करने का मुद्रा का, वो क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन के उद्देश्य से किया जाता है। पहला जो उद्देश्य व्यक्ति किस लिए करते हैं मुद्रा की मांग, लेन देन के लिए, पहला जो आपका पॉइंट है। तो ट्रांजैक्शन मोटिव रेफर्स टू डिमांड फॉर मनी फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। तो जो दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेन देन किया जाता है, तो उस लेन देन को पूरा करने के लिए हम मनी का ही प्रयोग करते हैं, मनी को माध्यम के रूप में लेते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन के उद्देश्य। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी किसी आकस्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि कुछ घटित हो गया तो कुछ स्टोर करके रखना चाहिए पैसा। तो दूसरा क्या है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, इसको समझ लेते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव रिफर्स टू द डिजायर ऑफ अ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंस फॉर अनफोर्सिन कंटेंजेंसीज, यानी जो जिसको जिस समस्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो आ सकती हैं, तो उस समस्या से बचने के लिए व्यक्ति कुछ पैसे को कैश में रख लेते हैं। तो इस तरह के जो उद्देश्य है वो कौन सा उद्देश्य कहलाएगा आपका, प्रिकॉशनरी मोटिव कहलाएगा, आकस्मिक उद्देश्य। और अगला जो डिमांड करने का उद्देश्य है वो क्या है, स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव्स का मतलब है जैसे सट्टा उद्देश्य, सट्टा, तो कुछ व्यक्ति सट्टा लगाना चाह रहे होते हैं तो भी वो मनी की डिमांड करते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव्स refers to desire of the holder to keep cash balance as an alternative to financial asset, यानी ये फाइनेंशियल एसेट के अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में रखते हैं ताकि उस मुद्रा के माध्यम से ये सट्टा कर सकें। इस संबंधित कॉन्सेप्ट को आगे के कॉन्सेप्ट में हम और अच्छे से समझेंगे। तो इस प्रकार से आपने जो भी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है उनके बारे में भी समझा। धन्यवाद।